अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता ये है कि आप यूपी के करंट अफेयर्स को ठीक तरीके से तैयार करें। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हर सप्ताह हम आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है यूपी पीएससी करंट अपडेट। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रश्नों के माध्यम से आपके साथ चर्चा करते हैं। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और पहले प्रश्न को देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कृषि प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय में किया गया? आपके सामने चार ऑप्शन है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप इसका उत्तर बता सकते हैं। जब तक हम इसका उत्तर आपको बताएं, इस प्रश्न की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करें, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और पॉज करके इसका उत्तर सोचने का प्रयास कर सकते हैं, ताकि आपका अपने स्तर पर भी एक मूल्यांकन हो, जिस मूल्यांकन के आधार पर आप अपनी तैयारी की दिशा और रणनीति तय कर सके। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हाल ही में कृषि प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विद्यालय में एक तरह से उद्घाटित किया गया। और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है किसानों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ एक प्रकार से दिशा प्रदान की जा सके, किसानों को उद्यमी बनाया जा सके, एंटरप्रेन्योर बनाया जा सके। और इसी दिशा में सरकार के द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के उपयोग पर विशेष रूप से इस नवाचार केंद्र में जोर दिया जाएगा, ताकि किसानों की आय को दुगनी किया जा सके और उन्हें उनकी फसलों का उचित दाम भी दिलाने में सफलता प्राप्त हो सके। इसके अलावा इसके अंतर्गत और कुछ प्रमुख पहले की गई है यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में। जैसे एक पहल ये है कि एग्रीकल्चर एआई इन एग्रीकल्चर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर, कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए जो आईआईटी रोपड़ है उसको उत्कृष्टता केंद्र का नेतृत्व सौंप दिया गया है। यानी ये काम करेगा कि किस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया जा सकता है और उस पर अलग अलग परियोजनाओं को आगे बढ़ाएगा। एक प्रकार से उसमें आगे आगे आने वाले समय में काम करेगा। स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की भी घोषणा की गई, जो कि किसान उन्मुख यानी किसान ओरिएंटेड अनुसंधान और स्टार्टअप को बढ़ावा देने का काम करेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर थी। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की विरासत संरक्षण योजना पहल, कौन सी पहल? विरासत संरक्षण योजना पहल। और ये पहल किसकी है? पर्यटन विभाग की है, उत्तर प्रदेश के। विशेष रूप से राज्य के किस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को विरासत आधारित पर्यटन के माध्यम से पुनर्जीवित करने पर केंद्रित है? आपके सामने चार ऑप्शन है। पूर्वांचल, तराई क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र या अवध क्षेत्र। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। हालांकि पूरे ही राज्य से संबंधित ये योजना है, लेकिन बुंदेलखंड में आप जानते हैं कि काफी सांस्कृतिक महत्व के स्थल है। अगर उनका पुनर्जीवन हो जाता है तो उस क्षेत्र में पर्यटन को काफी बढ़ावा दिया जा सकता है, जो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए एक बेहतर पृष्ठभूमि का निर्माण कर देगा। चलिए इसको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्राचीन किलों सहित 11 ऐतिहासिक इमारतों का जीर्णोद्धार करेगा। ये ऐतिहासिक इमारत जो है वो सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल के माध्यम से हेरिटेज होटल, सांस्कृतिक केंद्र, कल्चरल सेंटर और संग्रहालय में परिवर्तित की जाएंगी। विरासत संरक्षण परियोजना क्या है? इसका उद्देश्य है उत्तर प्रदेश की जो स्थापत्य कला है, जो उसका आर्किटेक्चर है, जो प्राचीन आर्किटेक्चर है और जो सांस्कृतिक विरासत है उसको संरक्षित किया जाए, उसका जो कल्चरल हेरिटेज है उसको संरक्षित किया जाए। राज्य में इसके माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार देने की पृष्ठभूमि का निर्माण किया जाए। साथ ही विरासत आधारित पर्यटन के माध्यम से जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसकी अर्थव्यवस्था का पुनर्जीवन हो, सांस्कृतिक पहचान पर आधारित जो कल्चरल आइडेंटिटी है उस पर आधारित सतत विकास को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रोत्साहित किया जा सके। इस पहल के तहत निजी कंपनियां चिन्हित विरासत स्थलों का डिजाइन, विकास और जीर्णोद्धार करेंगी और उन्हें आगे उपयोग के लिए सरकार को सौंप देंगी। अगला प्रश्न है, लर्निंग बाय डूइंग यानी
कुछ काम करने से सीखना कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन बी इसमें सही होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से क्या किया है? लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम की शुरुआत की है। यानी आप कुछ काम करके सीखें, केवल किताबों से ही ना सीखें, बल्कि काम करने के माध्यम से भी सीखें। तो ये लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम क्या है? ये कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तैयार किया गया है। और किसके लिए तैयार किया गया है? कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है। लकड़ी का काम, धातु का काम, ऊर्जा और पर्यावरण से संबंधित छोटे-छोटे काम, कृषि और बागवानी के साथ-साथ स्वास्थ्य और पोषण जैसे क्षेत्रों में ये कार्यक्रम बच्चों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इस प्रकार से काम सिखाने की कोशिश करेगा ताकि वो समूह में रह कर के काम करना सीखें और छोटी-छोटी चीजों के बारे में जानें, समाज के हर वर्ग के बारे में वो परिचित हो जाएं और इससे लर्निंग बाय डूइंग का वास्तविक उद्देश्य पूरा हो जाएगा। कार्यक्रम को पहले पायलट चरण में 15 जिलों के 60 स्कूलों में 5,937 छात्रों को प्रशिक्षित किया गया। इसका जो पायलट चरण शुरू किया गया, उसके अंतर्गत पहले ही ये देखने की कोशिश की गई कि इसको व्यावहारिक स्तर पर कितनी दक्षता के साथ उतारा जा सकता है। तो इसके पायलट चरण में 15 जिलों के 60 स्कूलों को शामिल किया गया और 5,937 छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया। परिणाम स्वरूप ये हुआ, इसका परिणाम यह आया कि विद्यार्थियों की उपस्थिति और सहभागिता दोनों ही स्तरों पर स्कूलों में बेहतर वृद्धि देखी गई। विद्यार्थियों की उपस्थिति भी बढ़ी और उनका एक प्रकार से लर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेशन भी लगातार बढ़ता चला गया। वित्त वर्ष 2025-26 में सरकार इस कार्यक्रम को समग्र शिक्षा और पीएम श्री योजनाओं के तहत 3,288 और स्कूलों तक विस्तारित करने की योजना बना रही है ताकि इसका संपूर्ण लाभ धरातल पर उतारा जा सके। समग्र शिक्षा अभियान के तहत क्रियान्वित ये पहल किस अभियान के तहत क्रियान्वित की जा रही है? समग्र शिक्षा अभियान के तहत क्रियान्वित की जा रही है। शिक्षा को रोजगार परक बनाने का इसका मकसद है और साथ ही जीवन कौशल को भी ये जोड़ने का प्रयास करती है। किससे जोड़ने का प्रयास करती है? शिक्षा से। शिक्षा से केवल रोजगार ही छात्र हासिल न करें, बल्कि जीवन से संबंधित अलग अलग प्रकार की स्किल भी सीखें। यही इस योजना का उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2025 की प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लोक शिकायतों के निस्तारण में किस राज्य ने सबसे अधिक मामले निस्तारित किए हैं? ये कब की है? आपकी जून 2025 की एक प्रकार की रिपोर्ट है। आपके सामने ऑप्शन क्या है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन डी होगा। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंस ने जून 2025 के लिए, कौन से महीने के लिए? जून 2025 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज्ड लोक शिकायत यानी पब्लिक ग्रीवियंस निवारण, रिड्रेस और निगरानी प्रणाली, मॉनिटरिंग सिस्टम की 35वीं मासिक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लोक शिकायतों के प्रकारों और उनके निवारण का एक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। संस्करण में उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक 25,870 मामलों का निस्तारण किया और इसके बाद गुजरात 3,986 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर रहा मामलों को निस्तारित करने के अंतर्गत। सीपी ग्राम्स क्या है? इसके अंतर्गत एक सेंट्रलाइज्ड, जो आप कह सकते हैं कि जो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, जो सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस एंड रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित एक 24/7, क्या है? 24/7 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। किसके द्वारा विकसित है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित है, जहां नागरिक सेवा वितरण से संबंधित शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा इसे कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एक डिपार्टमेंट का नाम है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। भारत सरकार और राज्य सरकार के सभी मंत्रालयों विभागों से जुड़ा हुआ एकल पोर्टल है सीपी ग्राम्स।
यदि नागरिक शिकायत अधिकारी द्वारा किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं है तो सीपी ग्राम्स उन्हें अपील की भी सुविधा प्रदान करता है, वो अपील भी उसके खिलाफ कर सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण खबर थी। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? आपके सामने ऑप्शन है, अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 21A। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है वो अनुच्छेद 21A यानी ऑप्शन डी के अंतर्गत प्रदान किया गया है। मुद्दा चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सरकारी प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विलय के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। एक प्रकार से राज्य के एक महत्वपूर्ण आदेश को चुनौती दी गई थी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, और वो निर्णय संबंधित था कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का कुछ का विलय करना था। इस योजना के बारे में हम जानेंगे, पहले और डिटेल जान लेते हैं। याचिकाकर्ताओं का क्या तर्क था इस मामले में? उनका कहना यह था कि राज्य सरकार का जो ये कदम है ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन करता है और बच्चों की शिक्षा में बाधा डालता है, सामाजिक असमानता को बढ़ाने का प्रयास करता है। उच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया है? उसका निर्णय है कि नीतिगत निर्णयों को तब तक चुनौती नहीं दी जा सकती जब तक वे असंवैधानिक या मनमाने न हो। स्कूलों का जो विलय है वो करना संविधान के अनुच्छेद 21A का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा के अधिकार की गारंटी प्रदान करता है। सरकार का जो कदम है वो संवैधानिक और कानूनी रूप से वैध है। इसका उद्देश्य शैक्षणिक गुणवत्ता और संसाधन की दक्षता को बढ़ाना है। और मामला क्या था? मामला ये था कि जून 2025 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया और ये कहा कि 50 से कम छात्रों वाले स्कूलों को जुलाई 2025 से पास के स्कूलों में विलय कर दिया जाएगा। यानी जिन भी स्कूलों की जो स्ट्रेंथ है वो 50 से कम छात्रों की है, उन्हें पास के स्कूलों में विलय किया जाएगा। और इसके पीछे जो सरकार का मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि छात्रों को उच्च प्राथमिक या समग्र विद्यालयों में स्थानांतरित करके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाए और संसाधनों का जो रिसोर्सेस है उनका ठीक तरीके से अधिकतम स्तर तक उपयोग सुनिश्चित किया जाए। इसी के कारण यह आदेश लाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? आपके सामने ऑप्शन है, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बरेली या बलरामपुर। चलिए मैप के माध्यम से इसको देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर नेपाल है, ये उत्तर प्रदेश का नक्शा आपके सामने है। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से जिलों की सीमा यहाँ नेपाल से आपको टकराती हुई नजर आती है। तो जिन जिलों का नाम यहाँ पर दिया गया है, लखीमपुर खीरी की सीमा लगती है। इसके अलावा बहराइच की सीमा भी लगती है, श्रावस्ती की सीमा लगती है, बलरामपुर की भी सीमा लगती है और बरेली की जो सीमा है ये भारतीय राज्य उत्तराखंड से टकराती है, इससे नहीं लगती है। यानी नेपाल से बरेली की सीमा नहीं लगती है। ये ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हाल ही में अस्मिता लीग के 2025 सत्र का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया? आपके सामने ऑप्शन क्या है? मोदी नगर, लखनऊ, वाराणसी या मेरठ। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर होगा मोदी नगर यानी ऑप्शन ए। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ी डिटेल जानते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री ने उत्तर प्रदेश के मोदी नगर में अस्मिता लीग के 2025 सत्र का शुभारंभ किया। इस सत्र की शुरुआत 2 दिवसीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता से हुई। टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू उन अनेक गणमान्य व्यक्तियों में शामिल थी जो अस्मिता भारोत्तोलन लीग के उद्घाटन समारोह में उपस्थित थी। अस्मिता क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। अस्मिता क्या है? खेलो इंडिया मिशन का एक हिस्सा है। अस्मिता यानी महिलाओं को प्रेरित कर खेल क्षेत्र में उपलब्धियां प्राप्त करना, खेलो इंडिया मिशन का एक हिस्सा है। उद्देश्य है लैंगिक समानता पर आधारित भारत में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करना। वर्ष 2021 में इसको शुरू किया गया था और महिलाओं की खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतिभा पहचान मंच के रूप में ये अस्मिता कार्यक्रम कार्य कर सके, इसके लिए भी इसको शुरू किया गया था। इसी अस्मिता मिशन का उद्देश्य है हर स्तर पर महिलाओं के लिए बराबरी के अवसरों का सृजन करना, बनाना
प्रतिभा की पहचान करना और उस प्रतिभा को निखारना, उसका संवर्धन करना। आगे बढ़ते हैं और अब आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है और सूचना ये है कि दृष्टि आईएएस ने एक नई पहल शुरू की है, दृष्टि एसएससी के नाम से। यह हमारा नया यूट्यूब चैनल है। इसमें आपको मिलेंगी फ्री लाइव क्लासेस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, डेमो क्लासेस, एग्जाम नोटिफिकेशंस के साथ-साथ स्ट्रेटेजिक वीडियो। तो आप अभी सब्सक्राइब कीजिए दृष्टि एसएससी। अधिक जानकारी के लिए आप हमें 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है। कालिंजर दुर्ग कहाँ अवस्थित है? आपके सामने ऑप्शन है महोबा, बांदा, ललितपुर या सोनभद्र। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।